चैप्टर 106 कोई अच्छा स्काईनेट $1 के बारे में हर जगह आर्टिकल्स दिख रहे थे। लेकिन कॉन्टेस्ट सेंटर के आगे सब कुछ फीका लग रहा था क्योंकि वो शो सबसे ज्यादा पॉपुलर था। बाकी के शोज उतने फेमस नहीं थे। काफी सारी कंपनीज डॉलर को ढूंढने में लगी हुई थी ताकि वो उनका ब्रांड एंडोर्स करे। साथ ही लोग उसकी असली पहचान जानने के लिए बेचैन थे। तरह तरह के गेसेस लगाए जा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ पक्का नहीं पता था। नितिन राम सेंट हॉल के एस क्लास सेक्शन में हाइपरजीनो आर्ट्स के फुटवर्क देख रहा था। उनकी वैरायटी इतनी थी कि वो कंफ्यूज हो गया। डिस्क्रिप्शन से ये समझना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा फुटवर्क उसके लिए परफेक्ट होगा। फिर भी उसके पास इन एस क्लास आर्ट्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सभी डिस्क्रिप्शंस को पढ़ने के बाद नितिन राम ने एक फुटवर्क चूज किया जिसका नाम था स्पार्टिकल स्टार। स्पार्टिकल को खरीदने के बाद नितिन राम ने ट्यूटोरियल देखा और उससे सीखना शुरू किया। थोड़ी देर में उससे लगा कि स्पार्टिकल वो फुटवर्क नहीं था जो उसके दिमाग में था। नितिन राम चाहता था एक ऐसा फुटवर्क जो उसकी स्पीड बढ़ा सके और एक हाई मोमेंट में अपोनेंट के पास ले जा सके। स्पार्टिकल काफी फास्ट था और थियोरेटिकली उसके बॉडी की मैक्सिमम स्पीड तक वो पहुंच सकता था। लेकिन ये हाइपरजीनो आज ज्यादा फोकस करता था एक्सप्लोसिव फोर्स पा। स्पीड तो मिलती थी, पर वो सिर्फ 1 या 2 स्टेप्स के लिए काफी होती। सडन बर्स्ट ऑफ स्पीड और एक अनमैच्ड स्टेप, बस यही था स्पार्टिकल का असली फीचर। ये फुटवर्क क्लोज कॉम्बैट में काफी पावरफुल था और जब उससे स्नीक अटैक्स के साथ उसे किया जाए तब इसका इम्पैक्ट और ज्यादा होता। लेकिन दूर से अपोनेंट के पास पहुंचने का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। नितिन राम बोला ये भी अच्छा है। क्लोज कॉम्बैट में मेरी एबिलिटीज और एनहांस होंगी। अगर अपोनेंट ज्यादा दूर नहीं है तो ये वर्क करेगा। वो डिसअपॉइंटेड नहीं था, लेकिन स्पार्टिकल उसके सोच के बिल्कुल अलग था। उसने सोचा था कि सुशांत त्रिवेदी के फुटवर्क जैसे कुछ सीखेगा जो एराटिक और रैपिड स्टेप्स यूज करता है। लेकिन अब उसका स्टाइल ये के बिल्कुल अपोजिट हो गया। नितिन राम ने स्पार्टिकल के लिए एक जिनो सोल्यूशन की बोतल पाई और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसकी होप थी कि ये टेक्निक रैंकिंग राउंड्स में काफी हेल्पफुल होगी जो 10 दिन बाद स्टार्ट होने वाले थे। दोपहर को अरुण खुर्द ने नितिन राम को एक मैसेज भेजा और कहा कि उससे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। नितिन राम अरुण खुर्द के विला गया और पता चला कि फैंग उससे फिस्ट गाय की टीम ज्वाइन करने के लिए कह रहा था, जो एक सेक्रेड ब्लड क्रीचर को हंट करने की प्लानिंग कर रहे थे। अरुण खुर्द बोला फिस्ट गाय अपने लोगों के साथ क्रीचर को नहीं मार पा रहा और वो ग्रैंड मास्टर या श्रेया मिश्रा के साथ टीम अप नहीं करना चाहता। उसने क्रीचर का वीकनेस ढूंढ लिया है और एक प्लान बनाया है जिसमें एक अच्छा असैसिन चाहिए। तुम स्टील आर्मर शेल्टर में हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। तुम्हें क्रीचर का मीट नहीं मिलेगा, लेकिन एक म्यूटेंट 3-eyed बीस्ट माउंट पेमेंट में मिलेगा। सेक्रेड ब्लड क्रीचर का बीस्ट सोल ट्रेडिशन के मुताबिक मिलेगा, जो उससे कैप्चर करेगा वो उसका मलिक होगा। अरुण खुर्द ने एक्सप्लेन किया कि म्यूटेंट माउंट की वैल्यू ज्यादा है मीट के शेयर से। नितिन राम ने इस बात पर अग्री किया। उसने पूछा कब और कहा? अरुण खुर्द बोला स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बता सकते, पर लगभग 6 to 7 दिन लगेंगे। नितिन राम ने कैलकुलेशन किया और सोचा कि अगर थोड़ा डिले भी हो जाए तब भी वो रैंकिंग राउंड्स के लिए वापस आ सकता है। उसने टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दी। एक म्यूटेंट माउंट का चांस और सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल का ऑप्शन उसके लिए काफी टेम्पटिंग था। अरुण खुर्द ने नितिन राम को एक कॉइन दिया और बोला मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं किसी अच्छे बंदे का रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिया। ये कॉइन ले जाओ और उससे वहां दो, वो समझ जाएगा। अगली सुबह जब नितिन राम स्टील आर्मर शेल्टर में आया तो हर जगह डॉलर और सुशांत त्रिवेदी के मैच की बातें हो रही थी। एक म्यूजिक पीस अ किंग मार्चेस इन लोनलीनेस काफी पॉपुलर था।
सब ISE *** फ्रॉम अ लोनर टू द किंग *** बोल रहे थे। नितिन राम खुद से बोला *** मेन सेलिब्रिटी बन गया हूं, पर अफसोस ये है कि मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि ये मैं हूं। ***। पहले उसने माही राव से छुट्टी ली और बोला कि वो एक इम्पोर्टेंट क्रीचर को हंट करने जा रहा है, लेकिन फिस्ट गाय के साथ काम करने का सच नहीं बताया। उसके ट्रेनिंग रिजल्ट्स एकता, इसलिए माही राव ने बिना ट्रबल के छुट्टी दे दी। नितिन राम जैब अग्रीड प्लेस पर पहुंचा तो उसने देखा कि फिस्ट गाय और उसका गैंग एक ट्री के नीचे बैठे किसी का वेट कर रहे हैं। गैंग के एक मेंबर ने नितिन राम को देखकर मजाक उड़ाया, एस फ्रीक, तू यहां क्या कर रहा है? श्रेया मिश्रा के पीछे क्यों नहीं है? नितिन राम ने कुछ नहीं बोला, बस अपने पॉकेट से कॉइन निकला और फिस्ट गाय की तरफ उछल दिया। फिस्ट गाय ने कॉइन पकड़ा और सरप्राइज हो गया। उसने पूछा, क्या तुम वो हो जिसके बारे में फैंग ने बोला था? चैप्टर 107 दिखाओ अपने खास हुनर। अरे भाई, फिस्ट गाय, ये वही बंदा है जिसका तुमने जिक्र किया था? ये एस फ्रीक ही है जो तुम्हारे दोस्त ने रेकमेंड किया था? भाई, तुम तो हमें मजाक लगा रहे हो। ये क्या मजाक है? फिस्ट गाय के टीम मेंबर्स एक साथ बोलने लगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एस फ्रीक वो मास्टर है जो उनके काम के लिए फिट बैठता। फिस्ट गाय भी थोड़ा अपसेट था। अरुण खुर्द ने उससे एक स्किल्ड असैसिन भेजने का वादा किया था, लेकिन ये नितिन राम निकल आया। लेकिन फिस्ट गाय को फैंग की समझ थी और वो जानता था कि फैंग मजाक नहीं करेगा। उसके पास जरूर कोई वजह होगी नितिन राम को रेकमेंड करने की। फिस्ट गाय ने नितिन राम को घुआ कर देखा और पूछा, फैंग ने कहा कि तुम असैसिनेशन में स्किल्ड हो? बेटर देन एवरेज, नितिन राम ने कैजुअली जवाब दिया। बेटर देन एवरेज? भाई, हम एक सेक्रेड ब्लड क्रीचर को मारने जा रहे हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? लिटिल फिंगर ने डाउट के साथ पूछा और अपना मुंह बनाया। इस गैंग का सेटअप श्रेया मिश्रा के गैंग और ग्रैंड मास्टर के गैंग से अलग था। ये एक फ्रेंडली गैंग थी जिसमें फिस्ट गाय लीडर था और मेंबर्स सब दोस्तों की तरह थे। सब एक दूसरे को निक नेम्स से बुलाते थे, जैसे थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। इस बार का मिशन फिस्ट गाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो अपने सेक्रेड जीनो पॉइंट्स मैक्स करने के करीब था और उसके बाद वो सेकंड गॉड्स सैंक्चुअरी जा सकता था। ये सेक्रेड ब्लड क्रीचर का मीट उसका ड्रीम कंप्लीट करने का लास्ट पीस था। इसलिए वो अपने गैंग के मेंबर्स को पे कर रहा था म्यूटेंट बीस्ट सोल माउंट के साथ, ताकि मीट वो अकेला कंज्यूम कर सके। ये काम हमारे लिए काफी जरूरी है और मुझे अपने दोस्तों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है। तुम्हें अपने स्किल्स दिखाने पड़ेंगे, फिस्ट गाय ने कहा और एक डैगर निकालकर नितिन राम को दिया। नितिन राम को ये सब समझ आ रहा था। स्टील आर्मर शेल्टर में उसकी रेप्यूटेशन उतनी अच्छी नहीं थी और ये सब डाउट्स एक्सपेक्टेड था। उसने डैगर उठाया और एक हाई मूव में फिस्ट गाय के गले पर ले आया। फिस्ट गाय बिल्कुल शॉक्ड रह गया और कुछ रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। बाकी के मेंबर्स भी हैरान रह गए। दूसरी बार दिखाने की जरूरत है? नितिन राम ने मुस्कराकर पूछा। नहीं, अब सीधा चलते हैं, फिस्ट गाय ने सिंपली जवाब दिया। बाकी मेंबर्स भी अब क्यूरियस हो गए थे। एस फ्रीक का नाम तो सबको पता था, लेकिन उसके स्किल्स ने सबको चुप कर दिया। फिस्ट गाय ने अपने म्यूटेंट माउंट पर नितिन राम को बिठा लिया और सब लोग सदर्न माउंटेन्स की तरफ चल पड़े। हश 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 सफर का पहला चरण। टीम लगातार चलती रही और तीसरे दिन एक बेट कैनियन के पास रुकी। अगर म्यूटेंट माउंट्स ना होते तो ये सफर लगभग आधे महीने का होता। वहां से केव का सफर शुरू हुआ। थंब सबसे आगे एक म्यूटेंट बीस्ट सोल शील्ड के साथ चल रहा था और लिटिल फिंगर सबसे पीछे अपनी कूटल्स के साथ अलर्ट था। केव का अंदर काफी कॉम्प्लेक्स था। वाटर ड्रॉपलेट्स की आवाज सब जगह गूंज रही थी और स्टोन फ्लोर्स स्लिपरी था। फुटिंग काफी केयरफुल थी क्योंकि किसी भी मोमेंट कोई क्रीचर उन्हें अटैक कर सकता था। नितिन राम ने केव के अंदर काफी पुराने ब्लडस्टेन्स देखे जो पिछली बार के अटैक के बाद के लगते थे। हश 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 केव का अंतिम हिसार। 4-5 घंटे चलने के बाद
एक स्टोन हॉल उनके सामने आई। हॉल के सीलिंग पर स्टैलेक्टाइट्स लटक रहे थे जो 30 फीट लंबे थे, और सीलिंग की हाइट का ये बस एक छोटा हिस्सा था। ब्लैक वाइन्स और उन पर लगे हुए काले फूल पूरी केव में फैल गए थे। फिस्ट गाय ने सबको सिग्नल दिया कि शांति बनाए रखे और नितिन राम को नीचे की तरफ इशारा किया। जब नितिन राम ने नीचे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। केव के अंदर कुछ बहुत ही खास होने वाला था। डैश चैप्टर 108 एक सेक्रेड ब्लड क्रीचर का शिकार। डैश नितिन राम ने देखा कि केव के नीचे एक काला पैंगोलिन जैसा प्राणी, जो लगभग 6 फीट लंबा था और जिसका पूरा शरीर क्रिस्टल स्केल्स से ढाका था, एक छोटी सी पूल से पानी पी रहा था। *** इंडेक्स फिंगर *** ने एक्सप्लेन किया, ये वही क्रीचर है। इसकी सुनने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका विजन बहुत शार्प है। सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल वेपन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी स्केल्स बहुत मजबूत है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट इसका नरम पेट है। नितिन राम ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, अगर इसका पेट कमजोर है भी, तो ये 4 पैरों पर चलता है। मैं कैसे इसे उल्टी पोजीशन में करके वहां वार करूं? बिल्कुल नहीं। जैसे ही इसे खतरा लगता है, ये अपने आप को एक बॉल में कर्ल कर लेता है। जब ये ऐसा करता है, इसका पेट भी प्रोटेक्ट हो जाता है, और उसके बाद इसका पूरा शरीर सर्कुलर 100 ब्लेड्स जैसा बन जाता है। जब ये रोल करता है, तो एक स्पाइक्ड व्हील की तरह लगता है। इसका टाकराव तो सबसे मजबूत आर्मोर भी तोड़ देता है, और किसी इंसान के लिए तो ये और भी खतरनाक है। *** लिटिल फिंगर *** ने बीच में बताया। नितिन राम का कंफ्यूजन और बढ़ गया। तो वीकनेस कहाँ है फिर? फिस्ट गाय ने समझते हुए कहा, हमें इसे सीधा अटैक नहीं करना चाहिए। ये प्राणी बहुत ताकतवर है और इसका स्पीड भी ज्यादा है। इसके किसी अटैक को रोकना मुमकिन नहीं है। उसने नीचे पूल की तरफ इशारा करते हुए बताया, हमारी योजना ये है कि हम ऐसी एक टनल की तरफ भगा देंगे और तुम तब तक पूल के नीचे छुप जाओ। जब ये वापस पानी पीने आएगा, तुम पूल के नीचे से इसके नरम चिन पर वार करोगे। अगर तुम्हारा वेपन वहां अटक जाए तो ये खुद को रोल नहीं कर पाएगा, और तब हम सब ऐसी मार देंगे। नितिन राम हंसकर बोला, फिस्ट गाय, अब समझ में आया कि तुम मुझे एक म्यूटेंट माउंटेन के लिए क्यों तैयार हो गए। तुम मेरी जान के साथ खेल रहे हो। ये काम अगर आसान होता, तो इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं देते। तुम करोगे या नहीं? *** लिटिल फिंगर *** ने इम्पेशेंटली पूछा। पूरा टीम नितिन राम का डिसीजन सुनने के लिए बेचैन था। सब उसकी तरफ देख रहे थे। नितिन राम ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, मैं ट्राई कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं, तो मुझे पेमेंट पहले चाहिए। वरना अगर मैं वहां मर गया तो क्या होगा? फिस्ट गाय ने ट्यूरेंट पेमेंट अप्रूव कर दिया और म्यूटेंट माउंट नितिन राम के नाम ट्रांसफर कर दिया। टीम को अब इतना यकीन था कि नितिन राम वहां से नहीं भागेगा, इसलिए पेमेंट अभी करना ठीक लगा। *** इंडेक्स फिंगर *** ने अपने बैग से एक छोटी ऑक्सीजन सिलेंडर और एक रेस्पिरेटर निकला और नितिन राम को दिया, ताकि वो ज्यादा देर तक पानी के नीचे रह सके। डैश सब कुछ रेडी होने के बाद फिस्ट गाय ने नितिन राम से कहा, हम ऐसी एक टनल की तरफ ड्राइव करेंगे और तुम तुरंत पानी के नीचे छुप जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स होंगे। क्या ये ठीक है? नितिन राम ने पूल की डिस्टेंस चेक की और जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। फिस्ट गाय थोड़ा चिंतित था और पूछा, तुम्हारे पास कोई म्यूटेंट बीस्ट सोल वेपन है? बेयर स्किन को पियर्स करने के लिए वो चाहिए। नितिन राम ने हाँ में सर हिला दिया। उसके पास शूरा कटाना था, जो म्यूटेंट वेपन के बराबर था। लेकिन अभी वो डॉलर के डिस्गाइज में नहीं था, तो वो वेपन लेके नहीं आया था। उसके पास एक म्यूटेंट ब्लैक स्टिंगर एरो था, जो काम आ सकता था। सब कुछ रेडी था। फिस्ट गाय और उसके टीम के मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखे और वाइन्स के थ्रू अपनी पोजीशंस पार चले गए। सब अलग अलग टनल्स के एंट्रेंसेस पर आयरन बॉल्स फेंकने लगे, जो क्रीचर के स्केल्स पार लगे और मेटल जैसी आवाज करते रहे। डैश सेक्रेड ब्लड क्रीचर गुस्से में आ गया। 1 सेकंड के अंदर वो अपने आप को एक स्नेल के जैसा कर्ल कर गया, लेकिन ये स्नेल स्पाइक्ड और डेडली था।
उसकी ब्लैक स्केल्स ऊपर उठ गई और ब्लेड्स के जैसी लगने लगी। क्रीचर ने रोल करना शुरू किया। हर जगह पठार भी काट रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो कई फीट दूर तक रोल कर गया। एस्टरिस्क एस्टरिस्क थंब एस्टरिस्क एस्टरिस्क, जो टनल के पास था, अब उसके टारगेट बन गया। फिस्ट गाय की टीम के मेंबर्स छुप गए, लेकिन एस्टरिस्क एस्टरिस्क थंब एस्टरिस्क एस्टरिस्क का एक हाथ हर्ट हो गया था। उसका शील्ड भी टूट गया था। डैश! लिटिल फिंगर ने नितिन राम को नीचे जाने को कहा। नितिन राम ने एक गहरी सांस ली और वाइन्स के थ्रू नीचे स्लाइड कर गया। वो बिना आवाज पानी के पास गया और धीरे से पूल के अंदर उतर गया। उसने अपने रेस्पिरेटर का उसे करके पानी के नीचे अपने आप को स्टेबल रखा। क्रीचर वापस पूल के पास आया और अपने सराउंडिंग्स का ऑब्जर्वेशन करने लगा। उसने डेंजर ना देखकर ब्लैक वाइन्स खाना शुरू कर दिया। फिस्ट गाय और टीम वापस आए, लेकिन अब सबकी नजर नितिन राम पर थी। डैश! चैप्टर 109 स्केल्ड आर्मडिलो। उम्मीद है कि वो कर लेगा। फिस्ट गाय ने नीचे देखा और खुद भी अनसर्टेन था। सेक्रेड ब्लड क्रीचर का हंट करते वक्त कभी सर्टेनिटी नहीं होती थी, और जब शिकार एज फ्रीक जैसे इनफेमस शिकारी कर रहा हो तो सबका नर्वस होना समझ में आता था। पूरा गैंग उस क्रीचर को घोर रहा था, लेकिन वो ब्लैक वाइन्स चबाने के बाद वही पठार पर लेट गया और सो गया। फिस्ट गाय और फिंगर ब्रदर्स टेंशन में आ गए। ऑक्सीजन सिलेंडर, जो नितिन राम को दिया गया था, एक छोटी सी बॉटल थी और ऑक्सीजन लिमिटेड था। अगर वो क्रीचर लंबी नींद लेता तो नितिन राम के पास टाइम कम बचता। जब सब प्रार्थना कर रहे थे कि क्रीचर उठ जाए, तब जैसे उनकी दुआ सुन ली गई। क्रीचर धीरे धीरे उठा और पूल के पास गया। उसने अपना सर पूल के ऊपर किया और अपनी जीभ से पानी पीने लगा। लेकिन फिस्ट गाय और उसके गैंग के मेंबर्स खुश होने के बजाय और ज्यादा टेंशन में आ गए। क्रीचर के करंट पोजीशन और नितिन राम के हाइडिंग स्पॉट के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा था। अगर अब नितिन राम स्विम करने की कोशिश करता तो पानी में जो वेव्स बनती वो क्रीचर को इंस्टेंटली अलार्म कर देती। अब क्या करें? सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पानी इतना गहरा था कि वो नितिन राम को भी नहीं देख पा रहे थे। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। सबका ध्यान पूल के नीचे की तरफ गया। सेक्रेड ब्लड क्रीचर ने अपना सर ऊपर उठाया। उसके सेफ जॉ में एक काला एरो घुसा हुआ था, सिर्फ आधा हाई एरो बाहर था। खून उसके एरो शाफ्ट के साथ साथ बह रहा था। क्रीचर ने ट्योरेंट अपने आसपास देखना शुरू किया, लेकिन अपने दुश्मन को लोकेट नहीं कर पाया। वुंडेड होने के बाद उसने अपने आप को कर्ल करना शुरू किया, लेकिन एरो के वजह से वो पूरा बॉल नहीं बन पाया। अब उसके सेफ्ड पेट काफी हद तक एक्सपोज था। फिस्ट गाय और गैंग ने अपने वेपन्स समन किए और ट्योरेंट अस क्रीचर की तरफ दौड़ पड़े। सेक्रेड ब्लड क्रीचर एफआईआर भी काफी फेरोशियस था और रोल करते वक्त हर चीज को क्रश कर रहा था। क्रीचर एक टनल में रोल करके भाग गया। तभी नितिन राम पूल से निकला, डूम्सडे को अपने हाथ में पकड़े हुए। गैंग ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टनल में दौड़ गए, अस क्रीचर का पीछा करते हुए। नितिन राम भी उनका पीछा करने लगा। क्रीचर का इंजरी उसकी स्पीड पर असर नहीं कर रहा था, लेकिन खून बह रहा था, जो उन्हें उसका ट्रैक करने में मदद कर रहा था। 2 घंटे के पीछे करने के बाद गैंग एक हुडू फॉरेस्ट में आ गया। ये क्रीचर अभी तक जिंदा कैसे है? इतना खून गिर चुका है, थंब हैरान होकर बोला। ये रग्गेड टेरेन था और माउंट्स का उसे नहीं हो सकता था। सबको पैदल ही दौड़ना पड़ा। तभी नितिन राम के माइंड में एक आवाज सुनाई दी, सेक्रेड ब्लड क्रीचर स्केल्ड आर्मडिलो किल्ड। Beast soul of scaled armadillo gained. Eat its meat to gain 0 to 10 sacred geno points randomly. नितिन राम रुक गया। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो रहा था कि स्केल्ड आर्मडिलो ऑलरेडी मर चुका था। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसने उसका बीस्ट सोल जीत लिया था। बाकी लोग भी रुक गए। स्केल्ड आर्मडिलो मर गया है, नितिन राम ने बोला। गैंग थ्रिल्ड हो गया, लेकिन जब वो कॉर्नर टर्न करके क्रीचर के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ अलग ही देखा। स्केल्ड आर्मडिलो की बॉडी के ऊपर एक मैसिव सिल्वर बर्ड था जो 9 फीट टॉल था। उसकी रूबी जैसे रेड आंखें थी और वो अपने सिल्वर क्लॉस से आर्मडिलो का मांस फाड़ रहा था। उसके बीक से वो क्रीचर का फ्लैश तोड़ कर खा रहा था।
ये तो एक और सेक्रेड ब्लड क्रीचर है। थंब चिल्लाया। बर्ड ने ट्यूरेंट गैंग की तरफ देखा, अपने मैसिव विंग स्प्रेड किए और उनकी तरफ उड़ने लगा। भागो! फिस्ट गाय ने चिल्लाया। सब इधर उधर भाग गए, लेकिन वो सिल्वर बर्ड सिर्फ नितिन राम के पीछे पड़ा रहा। नितिन राम कर्स करता हुआ अपने फुल स्पीड पर भागता रहा। डैश। चैप्टर 110। नितिन राम काफी ज्यादा खुश था कि उसके आसपास हुडू फॉरेस्ट, पत्थरों का जंगल, था जो उससे छुपने का मौका दे रहा था। वो सिर्फ सिल्वर बर्ड से बचने के लिए भागता रहा, बिना देखे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन वो सिल्वर बर्ड काफी ज्यादा खतरनाक और सामर्थ था। जब वो अपने पंजे से किसी बेट पत्थर को तोड़ता था, तो लगता था कि वो कोई खेल का काम कर रहा हो। उसकी ताकत ऑलमोस्ट डिवाइन, देवियों और देवताओं जैसे थी। कुछ समय के बाद नितिन राम फॉरेस्ट से निकल के एक ओपन एरिया में आ गया। उसने सोचा, एस्टरिस्क अब बिना हुडू के छुपने के कैसे इस बर्ड को पीछा छोड़ाऊं। एस्टरिस्क। वो सिल्वर बर्ड उसके पीछे था और तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। नितिन राम को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फटाफट उसने ब्लडी स्लेयर और ब्लैक बीटल बीस्ट सोल्स को समन किया और अपने आप को एक गोल्डन सेंटर में बादल दिया। अब वो 4 पैरों से तेज भाग सकता था। ब्लडी स्लेयर का स्पीड भी उसका पीछा नहीं छुड़ा पाया। सिल्वर बर्ड अब भी उसके करीब आ रहा था। नितिन राम के अंदर एक डर का असर होने लगा था। एस्टरिस्क, क्या ये बर्ड मुझे मार डालेगा? एस्टरिस्क। उसके पास शेप शिफ्टिंग का लिमिटेड टाइम था और वो मैक्सिमम लिमिट के करीब था। जब उसका शेप शिफ्टिंग टाइम खत्म होगा, तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तब वो बर्ड के सामने बिल्कुल पावरलेस होगा। तभी नितिन राम को एक जोर से पानी का शोर सुनाई दिया। आगे एक बड़ी नदी थी, जिसमें पानी येलो रिवर के जितना तेज बह रहा था। उसके चेहरे पे एक चमक आई और सोचा, एस्टरिस्क, शायद बर्ड को स्विमिंग नहीं आती हो। एस्टरिस्क। वो अपनी सारी ताकत लगाकर नदी की तरफ दौड़ने लगा। उसने अपनी शेप शिफ्टिंग को जितना एक्सटेंड कर सकता था, किया। नदी अब बस कुछ कदम दूर थी। जब वो नदी के पास पहुंचा, तो सिल्वर बर्ड उसके पीछे था। नितिन राम ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। पानी के अंदर उसने अपने म्यूटेंट ब्लैक बैराकूडा बीस्ट सोल को समन किया। ये एक म्यूटेंट माउंट था जो उसे पानी के अंदर ज्यादा देर तक ले जा सकता था। बर्ड के पंजे का एक जोर का झटका उसकी पीठ पे लगा था, जिसे उसकी पीठ में एक गहरी चोट लगी। लेकिन बर्ड नदी में उसका पीछा नहीं कर सका। नितिन राम ने अपना सारा ध्यान अपनी सांस लेने पर लगाया। उसके आसपास पानी में काफी फिश क्रीचर्स थे जो उसका मांस तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका ब्लैक बीटल आमोयूज बचा रहा था। वो अपने डैगर से एक फिश को मारा और उसका कुछ मीट खा लिया, जो बहुत ज्यादा कड़वा और फिशी था। लेकिन उस वक्त उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ी एनर्जी मिलते ही उसने अपने आसपास का ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि वो एक जंगल के पास है। वो एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां अपनी चोट का ट्रीटमेंट करने लगा। लेकिन तभी एक जोर की जानवर की दहक सुनाई दी। एस्टरिस्क नितिन राम का दार और बढ़ गया और उसने सोचा, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? एस्टरिस्क। डैश। एस्टरिस्क चैप्टर 111 ग्लोरी शेल्टर। नितिन राम काफी खुश हुआ जब उसने देखा कि कुछ युवा एक शेर जैसी प्राणी का शिकार कर रहे थे। यूज लगा कि भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा है। अपने सभी बीस्ट सोल्स को वापस बुलाकर और छुरी को अपनी आस्तीन में रखकर नितिन राम धीरे धीरे उन युवाओं की तरफ बढ़ा और उनके प्राणी को मार गिरने के बाद बोला, दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जगह कहाँ है? उन युवाओं ने, जो अपने शिकार की खुशी मना रहे थे, नितिन राम की आवाज सुनकर एकदम चौंक गए और अपने हथियार संभाल लिए। लेकिन जब उन्होंने नितिन राम को देखा, जो फाते कपड़ों में था और खून में लटपट लग रहा था, तो उन्होंने राहत की सांस ली। एक युवा जो बीस्ट सोल आमो पहने हुए था, शक भरी नजरों से नितिन राम से पूछा, तुम यहां अकेला क्या कर रहे हो? नितिन राम ने आधी सच्चाई बोलते हुए जवाब दिया, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था, लेकिन बुरा या अच्छा नसीब, हमें एक उड़ती हुई सेक्रेड ब्लड प्राणी का सामना करना पड़ा और हम सब बिखर गए। मुझे जीवित बचने की खुशी है।
एक सेक्रेड ब्लड प्राणी? कहा। युवा चौंक गए। मुझे नहीं पता अब कहाँ है। मैं उससे बचने के लिए नदी में कूद गया था और पानी के जोर के साथ यहां पहुंच गया। अगर तुम उसे शिकार करना चाहते हो तो अप्रिवा जाकर अपना किस्मत आजमा सकते हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि वो अभी भी वही होगा। नितिन राम ने रुककर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जगह कहाँ है? एक बड़ी आंखों वाली लड़की बोली, हमें भी ये जगह ठीक से नहीं पता, लेकिन अगर तुम शेल्टर की तरफ जा रहे हो तो वेस्ट की तरफ जाओ। वहां पहुंचने में 1 महीना लगेगा और वही *** ग्लोरी शेल्टर *** है। नितिन राम थोड़ा हैरा हुआ। ग्लोरी शेल्टर वही जगह थी जहां *** आकाश राणे *** और *** जी संत सिंह *** रहते थे। ये सोचकर उसका मन हल्का हुआ कि वो अब ग्लोरी शेल्टर के पास ही था। उसने ये भी सोचा कि नदी का पानी उसे कितनी दूर ले आया होगा। ये अच्छा था कि रास्ते में उसने किसी बड़े खतरे का सामना नहीं किया। वही युवा जो पहले बात कर रहा था बोला, तुम्हारे हालत अच्छी नहीं लग रही है। हमारी टीम वापस जा रही है। अगर तुम पैसा दो तो हम तुम्हें साथ ले चलेंगे। नितिन राम ने हंसा, मुझसे लगता है कि तुम्हें लगता है मेरे पास पैसा है। हम यही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और तुम शेल्टर पहुंचकर पेमेंट कर देना, उस युवा ने जवाब दिया। कितना पैसा चाहिए? नितिन राम ने सोचकर पूछा। ये जगह ठीक से पता नहीं थी और अगर वो उनके साथ चलता तो कम से कम रास्ते में नहीं भटकता। 1 लाख। उस युवा ने नितिन राम के टियर और धनुष देखते ही प्राइस लगाई। और हम तुम्हें कुछ दवा और खाना प्रिमिटिव क्रीचर्स का मीट भी देंगे। टीम के कुछ लोग ये प्राइस सुनकर हैरा हुए, क्योंकि 1 लाख एक बड़ी रकम थी। ठीक है, लेकिन पेमेंट तभी करूंगा जब शेल्टर पहुंचेंगे, नितिन राम ने हाथ उठाकर कहा। इस ट्रिप में उसने सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल कामा लिया था और अब सेफ शेल्टर पहुंचना उसके लिए सबसे जरूरी था। 1 लाख उसके लिए अब छोटी बात थी। उसने सोचा कि शायद अब कंपटीशन के रैंकिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। *** टीम का इंट्रोडक्शन *** डोकरे एक्सियांजियन *** लीडर प्रैक्टिकल और काम सोच रखता है। *** सूरज पायन *** गर्ल विद वाइड आइज केयरिंग और हेल्पफुल है। बाकी के युवा नाम नहीं दिए गए हैं। नितिन राम उनके साथ 2 दिन चला और उन्होंने उसे दवा और प्रिमिटिव क्रीचर का मीट दिया, जिसे उसका हेल्थ रिकवर होने लगा। एक दिन माउंटेन के नीचे उन्होंने देखा कि कुछ *** ब्लैक टेल्ड मंकीज *** छुपकर नीचे आ रहे थे। ये मंकीज छोटी साइज के होने के बावजूद प्रिमिटिव लेवल के थे और उनके टॉक्सिक क्लॉस था। एक्शन सीन ***। डोकरे एक्सियांजियन ने सबसे बोला, रन। ब्लैक टेल्ड मंकीज आ रहे हैं। नितिन राम ने अपने धनुष से एक मंकी के समीटिया मारा और वो ट्योरेंट गिर गया। सूरज पायन चिल्लाई, नितिन राम, चलो यहां से। ज्यादा मंकीज होने की वजह से हम उनसे बाक नहीं पाएंगे। डैश चैप्टर 112 द आर्चर नितिन राम ने बिना किसी देरी के अपना लेजेंडरी बो डूम्सडे उठा लिया और वो अपने सामने का स्लोप पार उतरते ह्यू ब्लैक टेल्ड मंकीज की तरफ एमिंग करने लगा। ये मंकीज एक अजीब और भयानक आवाज निकलते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। नितिन राम के साथ चल रहे *** शॉक में थे। उन्होंने सोचा कि नितिन राम अपने होश खो चुका है। इतने सारे मंकीज को एक इंसान कैसे रोक सकता है? अगर एक भी मंकी पास आ गया और खर्च दिया तो जहर की वजह से उसकी मौत तय थी। पर नितिन राम ने उनका ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ और आंखों में एक अनजानी शांति थी। उसने बो का स्ट्रिंग खींचकर एक एरो छोड़ा और वो सीधा एक मंकी के सर के पार हो गया। अगले पाल एरो वापस नितिन राम के हाथ में था और उसने अगले मंकी को निशाना बनाया। हश हश हश, नितिन राम की कॉम्बैट स्किल्स का जादू। ये सब इतना स्मूथ था कि ऐसा लगा जैसे बो और एरो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। नितिन राम के मूवमेंट्स में एक अलग सी खूबसूरती थी जो देखने वालों को हैरान कर रही थी। एक एक करके
नितिन राम ने मंकीज को मार गिराया। जब तक मंकीज उनके करीब आते तब तक उनका आधा ग्रुप मर चुका था। बाकी जो बचे वो डर के मारे वापस जंगल की तरफ भाग गए। ये देखकर नितिन राम के साथी यूथ फ्रोजन हो गए। आस्टरिस्क आस्टरिस्क डोकरे एक्सियांजियन आस्टरिस्क आस्टरिस्क जो उनका लीडर था शॉक में था। उसने नितिन राम को इस नज़र से देखा जैसे वो कोई ह्यूमन ना हो के एक सुपरनैचुरल बीइंग हो। हश 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 म्यूटेंट ब्लैकटेल्ड मंकी का अचानक हमला। तभी एक जोर से चीख सुनाई दी। ये एक बेड आस्टरिस्क म्यूटेंट ब्लैकटेल्ड मंकी आस्टरिस्क की आवाज़ थी जो नॉर्मल मंकीज के साइज से डबल बड़ा था। वो लाइटनिंग स्पीड से नीचे आया। नितिन राम ने एक पाल के लिए भी पैनिक नहीं किया। उसने बो का स्ट्रिंग खींचकर एक और एरो छोड़ा। वो एरो मंकी के सर के पार होकर उससे एक पेड़ पर जाकर घुस दिया। मंकी वही फिक्स्ड हो गया जैसे कोई स्कल्पचर हो। बाकी सब यूथ ये देखकर और भी हैरा हो गए। आस्टरिस्क सूरज पायन आस्टरिस्क जो अनमेन सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव थी अब चुप थी। हश 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 कंटेस्ट के रैंक राउंड्स की खबर। दूसरी तरफ कंटेस्ट के रैंकिंग राउंड्स शुरू हो चुके थे। हर कोई डॉलर और जीसंत सिंह के मैच का इंतजार कर रहा था। डॉलर कहीं नजर नहीं आया। जब उसका राउंड शुरू हुआ वो एब्सेंट था। इस वजह से बहुत अप्रोर हुआ। लोग स्पेक्युलेट करने लगे कि डॉलर क्यों नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि वो सीक्रेट ब्लड क्रीचर के साथ बैटल में इंजर्ड हो गया। कुछ ने बोला कि वो एक सोल्जर है और बैटल में बिजी होगा। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं मानते थे कि वो जीसंत सिंह से डर गया होगा। डॉलर का नाम एक स्ट्रॉन्ग फाइटर के रूप में माना जाता था और लोगों ने उसके स्किल्स का प्रूफ पहले ही देख रखा था। हश 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 फैंस और मीडिया का रिएक्शन। आस्टरिस्क आयन खुर्द आस्टरिस्क जो डॉलर का सबसे बड़ा सपोर्टर था ने एक आर्टिकल लिखा यू आर माई अनक्राउंड किंग स्टार। इस आर्टिकल में उसने कहा कि उसके लिए डॉलर हमेशा चैंपियन हाई रहेगा चाहे उसने पार्टिसिपेट किया या नहीं। कॉन्टेस्ट के बाद भी लोग इस बात को डिस्कस करते रहे कि अगर डॉलर होता तो क्या जीसंत सिंह जीत पाता। यही डिस्कशन एक महीने तक चली। ईशांत मुंडे जो रनर अप था से जर्नलिस्ट्स ने बार बार सवाल किया कि डॉलर कहाँ है और अगर वो होता तो विनर कौन होता। तंग ज्यादा क्वेश्चंस से परेशान हो गया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। हश 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 ग्लोरी शेल्टर तक का सफर। नितिन राम और यूथ्स को ग्लोरी शेल्टर तक पहुंचने में आधा महीना लगा। यूथ्स ने पहले बोला था कि ये जर्नी 1 महीने की होगी, पर नितिन राम के आर्चरी स्किल्स की वजह से उन्होंने काफी शॉर्टकट्स लिए। नितिन राम की आर्चरी ने उनके लिए जर्नी इजी बना दी थी। नितिन राम के परफॉर्मेंस को देखते हुए कुछ यूथ्स ने सोचा कि उन्हें भी आर्चरी में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ग्लोरी शेल्टर पहुंचकर नितिन राम ने रियलाइज किया कि चोजन कॉन्टेस्ट का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए उससे वापस स्टील आर्मोर शेल्टर जाना पड़ेगा। उसने अपने मन में सोचा कि स्टील आर्मोर शेल्टर वापस जाके ही वो अपने प्लान्स को आगे बढ़ाए। चैप्टर 113। नितिन राम अब वापस नहीं जा सकता था, इसलिए पहले गॉड्स सैंक्चुअरी से टेलीपोर्ट होकर अलायंस में आ गया। जैसे ही उसने अपना कमलिंक चेक किया, उससे अरुण खुर्द के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स नजर आए। नितिन राम ने कॉल बैक किया और फैंग की आवाज सुनाई दी, जो थोड़ी रिलीफ थी। तुम अब तक जिंदा हो? नितिन राम ने थोड़ा हंस के जवाब दिया, अच्छे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। फिस्ट गाय को बता देना कि मैं उससे मिलने नहीं आ सकता और म्यूटेंट माउंट उसको वापस दे दूंगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर सीक्रेट ब्लड क्रीचर को मार दिया जाए तो नितिन राम को एक म्यूटेंट बीस्ट सोल माउंट मिलेगा। पर स्केल्ड आर्मडिलो को सिल्वर बर्ड ने ले लिया था, इसलिए फिस्ट गाय और उसकी गैंग को कुछ नहीं मिला। इसलिए नितिन राम के लिए माउंट को रखना कोई जरूरत नहीं थी। अरुण खुर्द ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। तुमने जब सिल्वर बर्ड को भाग्या था तो हमारी गैंग स्केल्ड आर्मडिलो का बॉडी वापस लाई। थोड़ा बहुत उस बर्ड को मारकर हमने लॉस उठाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग बहुत चिंतित थे कि शायद तुम बर्ड के हाथ मर गए।
नितिन राम हंस के बोला, अगर मेरे पास सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल बो और एरो होती तो मेन सिल्वर बर्ड को भी मार डालता। उसका लक था। अरुण खुर्द ने फिर कहा, अगर तुम्हें सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल बो और एरो की जरूरत है तो एक मौका है। नितिन राम थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, कैसा मौका? तुम फिर से मुझसे जिंदगी का रिस्क लेने को नहीं कह रहे हो ना? मैं दोबारा नहीं करना चाहता। अरुण खुर्द मुस्कुराया और बोला, 2 महीने बाद फिस्ट गाय सेकंड गॉड्स सेंचुरी में जाएगा और अपने कुछ बीस्ट सोल्स बेचेगा, उसमें एक सेक्रेड ब्लड बो भी होगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। नितिन राम ने सोचा और बोला, ठीक है। फिर फोन रख दिया। *** माही राव *** को देखते हुए, जो टेलीपोर्ट स्टेशन के गेट पार खड़ी थी, नितिन राम उसके पास गया। माही राव ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें नहीं पता कि *** ब्लैक हॉक *** का एंट्रेंस एग्जाम अभी शुरू हो रहा है? अगर तुम पास नहीं हुए तो मत कहना कि मैंने तुम्हें ट्रेन किया था, क्योंकि मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। नितिन राम ने जवाब दिया, मैं कुछ दोस्तों के साथ क्रीचर हंट कर रहा था और कुछ गलत हो गया। अभी शेल्टर वापस आया हूं। बहुत सॉरी हूं। नितिन राम को समझ था कि उसने ज्यादा टाइम ले लिया था, इसलिए माही राव को गुस्सा आना भी नेचुरल था। माही राव थोड़ा चिढ़कर बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा एडमिशन मेरी वजह से नहीं था। मैं एक्चुअली चाहती हूं कि तुम एग्जाम पास ना करो ताकि मुझे तुम्हें हर रोज ना देखना पड़े। नितिन राम ने सिर्फ शक कर दिया। उसने जाना कि माही राव कोई बुरी इंसान नहीं थी, लेकिन वो हमेशा थोड़ी ज्यादा कठोर लगती थी। उसको लगा शायद नितिन राम को ट्रेनिंग में अपना ध्यान देना चाहिए था। पर नितिन राम को घर जाना था, क्योंकि वो काफी दिनों से वहां नहीं गया था। उसने इस वक्त *** माही राव *** को इग्नोर कर दिया। माही राव *** को ये देखकर थोड़ा और गुस्सा आया। अगर ये बास्टर्ड ब्लैक हॉक में एडमिट हो गया तो मैं उससे हर दिन कैसे देखूंगी? ये सोचकर उसका मूड और खत्म हो गया। नितिन राम घर वापस आया और अपनी मां से मिलके सोने चला गया। उसने सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल क्लेम करने की जल्दी नहीं की। वो कभी भी *** स्टील आर्मो शेल्टर *** में जाकर वो क्लेम कर सकता था, जब तक अगला कॉन्टेस्ट स्टार्ट ना हो जाए। ब्लैक हॉक का एंट्रेंस एग्जाम *** सिर्फ कुछ दिनों बाद था, और नितिन राम ने डिसाइड किया कि वो पहले एग्जाम देगा, फिर *** ग्लोरी शेल्टर *** से स्टील आर्मो शेल्टर *** जाएगा। पर उससे फिस्ट गाय के बीस्ट सोल्स ऑक्शन से पहले वहां पहुंचना था, क्योंकि वो सेक्रेड ब्लड बीस्ट सोल बो में काफी इंटरेस्टेड था। उसके अलावा श्री की बीस्ट *** को इवॉल्व करना भी था, जो जल्दी सेक्रेड ब्लड क्रीचर बनने वाला था, और वो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था। नितिन राम ने सोचा और *** स्केल्ड आर्मडिलो *** का बीस्ट सोल समन किया। ये एक बड़ा ब्लैक राउंड शील्ड था, जिसका साइज लगभग 4 फीट था। शील्ड पर स्केल्स और स्पाइक्स था, जो काफी खतरनाक दिख रहे थे। ये शील्ड ज्यादा डिफेंसिव नहीं था, बल्कि ऑफेंस के लिए बना था, जिसे कोई भी नॉक या कट हो तो वो सीवियर इंजरी दी सकता था। ये बहुत अच्छा स्टफ है। अगर इसे *** ब्लडी स्लेयर *** की स्पीड के साथ कंबाइन किया जाए, तो *** श्रेया मिश्रा *** भी इसे एक हिट नहीं ले पाता। नितिन राम ने सोचकर जोर से हंस दिया। अगली सुबह नितिन राम टेलीपोर्ट स्टेशन गया ट्रेनिंग के लिए। माही राव ने फिर से उसका फिटनेस टेस्ट लिया। नितिन राम ने अपने जेड स्किन स्किल का उसे करके अपने स्कोर को 10 से 11 के बीच रखा, जो माही राव को काफी सैटिस्फाई कर गया। नितिन राम को अपने एक्चुअल फिटनेस इंडेक्स का पता नहीं था, क्योंकि उसने रिसेंटली अपनी फुल स्ट्रेंथ का उसे नहीं किया था। इस वक्त उसने म्यूटेंट ब्लैक-टेल्ड मंकी को खाकर और 5 म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स लिए थे, और अब उसके पास टोटल 52 म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स था। माही राव ने कुछ दिनों में नितिन राम के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, ताकि वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करे। श्रेया मिश्रा जो स्टेशन मास्टर थी,
एग्जाम के शुरू होने से पहले *** नितिन राम *** को *** प्लांट हॉक *** ले जाने नहीं जा सकती थी। उसने नितिन राम को एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप टिकट दिया और कहा, तुम एग्जाम दी कर वहां जाओ। नितिन राम ने *** शिला राम *** से बात की थी कि वो मिलिट्री एकेडमी जाना चाहता है और वो उसके डिसीजन से बिल्कुल सपोर्टिव थी। अगर नितिन राम किसी आची मिलिट्री स्कूल में एडमिट हो जाता तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बैटलफील्ड पर काफी बढ़ जाते। नितिन राम स्पेसशिप में बैठा और *** इन्फिनिट स्पेस *** को देखा। उसके दिल में एक एक्साइटमेंट थी क्योंकि ये पहली बार था जब वो *** प्लैनेट रोका *** से बाहर जा रहा था। उसी वक्त नितिन राम को अपने पहले पढ़े हुए एक लाइन याद आई, माई कॉन्क्वेस्ट इज द सी ऑफ स्टार्स। चैप्टर 114। लॉन्ग इंटरस्टेलर ट्रैवल बहुत बोरिंग होता है। बहुत लोग जिम जाते हैं या स्काईनेट पे जाके टाइम पास करते हैं। नितिन राम का डेस्टिनेशन प्लैनेट हॉक ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ दिन लगते। नितिन राम अकेला बैठा था और बोर्ड फील कर रहा था, सोच रहा था कि जिम जाना चाहिए या नहीं। तभी उसने देखा कि एक लड़की सामने बैठी थी और अपने कमलिंक पे एक गेम खेल रही थी जो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हैंड ऑफ गॉड ऑनलाइन। नितिन राम को लगा कि गेम कुछ मिलता जुलता है हैंड ऑफ गॉड से, क्योंकि जो गेम वो टेलीपोर्ट स्टेशन में खेलता था वो होलोग्राफिक डिवाइस से खेलते थे जो बॉडी को मॉनिटर करता था, जबकि जो लड़की खेल रही थी वो एक कमलिंक गेम थी जो एक हाथ से खेल सकते थे। लड़की के उंगलियां लंबी और खूबसूरत थी और वो बहुत तेज स्पीड से अपने हाथ के पास स्पॉट्स को हिट कर रही थी। नितिन राम को समझ में नहीं आया कि इस गेम का और उसके खेलने वेल गेम में क्या फर्क है। इसके अलावा लड़की के गेम में लाइट स्पॉट्स के अलावा एक होलोग्राफिक हाथ भी था जो स्पॉट्स के पास जाके उन्हें मार रहा था, जैसे वो लड़की से पहले उन्हें मारने की कोशिश कर रहा हो। नितिन राम कुछ देर तक देखता रहा और फिर समझ गया कि ये एक ऑनलाइन मिनी वर्जन है हैंड ऑफ गॉड का। वो खेलता था वो सिंगल प्लेयर वर्जन था। जब लड़की अपना राउंड खत्म करती है तब वो नितिन राम को देखती है और थोड़ा ठंडा नजर डालती है। नितिन राम तब देखता है कि लड़की एक्चुअली काफी खूबसूरत थी। वो लगभग उसके आगे की या थोड़ी बड़ी भी लगती थी। एक यूनिफॉर्म जैसी सूट पहने हुई थी और उसका चेहरा एक पोर्सिलेन डॉल की तरह स्वीट था, छोटी लाल होंठों के साथ और काले बाल। लड़की नितिन राम को अभी भी घुरते देखकर जानबूझकर अपना चेहरा मोड़ लेती है और अपना गेम खेलने लगती है। नितिन राम उठकर लड़की के पास जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम ब्लैक हॉक से हो? लड़की थोड़ा हैरा होकर उससे देखती है, तुम भी ब्लैक हॉक जा रहे हो? अभी नहीं, मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, नितिन राम कहता है। लड़की उसकी बात सुनके थोड़ा इंटरेस्ट खो देती है। ब्लैक हॉक में हर साल हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं और एडमिशन का रेट 1000 में से एक ही होता है। लड़की समझ जाती है कि नितिन राम सिर्फ एक पिकअप लाइन मार रहा है। उसने ऐसे लोगों को कई बार देखा है, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं होती। सिस्टर, ये जो तुम गेम खेल रही हो वो क्या है? थोड़ा हैंड ऑफ गॉड जैसे लगता है, नितिन राम लड़की के पास बैठकर पूछता है। लड़की को थोड़ा फोर्स लगता है, लेकिन वो फिर भी जवाब देती है और बोलती है, पहले खेल कर दिखाओ, अगर जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। लड़की ने ये मान लिया था कि सबको स्काईनेट का हैंड ऑफ गॉड वर्जन पता होता है, खासकर जो मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और नितिन राम को लगता था कि वो उसका अटेंशन लेना चाहता है। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी? नितिन राम हैरा होकर लड़की को देखता है, समझ नहीं पाता कि वो सच कह रही है या मजाक कर रही है। लड़की, रूही चौहान, का चेहरा स्वीट था और बॉडी भी काफी अच्छी थी। उसकी लंबी टांगे और प्लम्प चेस्ट, छोटी कमर के साथ उसकी खूबसूरती को और हाईलाइट कर रही थी। वो सच में एक ब्यूटीफुल लड़की थी। वो अभी थोड़ी सी यंग थी, लेकिन कुछ साल में जब वो मैच्योर होती तो वो श्रेया मिश्रा से भी ज्यादा अल्यूरिंग हो सकती थी। ऐसे लड़की को अपनी डेट बनाना, अगर वो हैंड ऑफ गॉड जीत जाता तो नितिन राम को ये ऑफर आची लग रही थी। बिल्कुल, रूही चौहान हमेशा अपनी बात रखती है। अगर तुम ब्लैक हॉक में एडमिट हो गए तो तुम्हारे आसपास हर कोई तुम्हें ये बता देगा, रूही चौहान मुस्कुराते हुए कहती है।
वो ब्लैक हॉक की जूनियर थी और हैंड ऑफ गॉड सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी। वो गेम में ब्लैक हॉक में टॉप 10 में थी। बहुत कम प्रोफेशनल प्लेयर्स हाई उससे जीत पाते थे, और नितिन राम जैसे बंदा जो अभी तक मिलिट्री स्कूल तक नहीं गया, उससे कैसे जीत सकता था। ज़बरदस्त। चलो शुरू करते हैं अभी। नितिन राम सोचता है कि ऐसे मौके को कैसे मिस कर सकता है। डेट का चांस मिल रहा था इससे पहले कि वो स्कूल भी जाए। रूही चौहान अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलती है, अगर ये एक शोडाउन है और अगर तुम मुझे अपनी डेट बना सकते हो, तो अगर तुम हार गए तो तुम क्या डोज? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। क्या ये फेयर है? नितिन राम सच्ची में बोलता है। रूही चौहान थोड़ा गुरूर से देखती है और कहती है, छोड़ो, तुम्हारे लाइंस मुझे नहीं चलती। अगर तुम हार जाओ तो जब तक हम प्लैनेट हॉक नहीं पहुंच जाते, तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। डील? नितिन राम ट्योरेंट कहता है। वो देखता है कि रूही चौहान थोड़ा धीरे खेल रही थी, लेकिन उसको लगता है कि वो जीत सकता है। क्या तुम्हारा गेम आईडी है? मैं तुम्हें ऐड कर लेता हूं और अपनी ग्रुप में इनवाइट करता हूं। रूही चौहान उससे जल्दी से छुटकारा पाने के लिए बोलती है। माफ करना सिस्टर, मैंने कभी ये वर्जन नहीं खेला। तुम मुझे सिखाओगी कैसे खेलते हैं? नितिन राम अपने हाथ फैलाकर थोड़ा शर्मिंदा होकर बोलता है। रूही चौहान थोड़ी हैरा होती है, सच में? तुमने कभी हैंड ऑफ गॉड नहीं खेला? इस वर्जन को नहीं। मैंने सिर्फ सिंगल प्लेयर वर्जन खेला था, नितिन राम कहता है। दोनों वर्जन्स काफी अलग होते हैं, और तुम्हें मैंने पहले कभी ना खेला हुआ वर्सेस मोड के अगेंस्ट खेलने का कहा। रूही चौहान थोड़ा हैरा और अम्यूज्ड होती है, जैसे कि उस लड़के की पैशन समझ नहीं पाई। चैप्टर 115 चीटिंग डिवाइस। नितिन राम को थोड़ा टाइम पास करना था क्योंकि लॉन्ग इंटरस्टेलर ट्रैवल काफी बोरिंग होता है। उसने डिसाइड किया था कि वो जिम जाएगा या स्काईनेट पे टाइम गुजारेगा। लेकिन जब उसने देखा कि एक लड़की अपने कमलिंक पा कोई गेम खेल रही थी, तो उसने सोचा कि ये हैंड ऑफ गॉड ऑनलाइन जैसे दिखता है। पहले उसने गेम को समझने की कोशिश की, FIR रियलाइज किया कि ये वो गेम नहीं है जो वो खुद खेलता था। ये गेम एक होलोग्राफिक गेम था जो एक हैंड के थ्रू खेली जा रही थी, जिसमें एक अपोनेंट की हैंड भी दिखती थी जो स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। नितिन राम ने कुछ देर तक गेम देखा और समझा कि ये एक ऑनलाइन वर्जन है हैंड ऑफ गॉड का, जबकि उसने जो गेम खेला था वो सिंगल प्लेयर वर्जन था। उसने अपनी सीट से उठकर लड़की के पास जाकर पूछा, क्या आप ब्लैक हॉक से हो? लड़की ने थोड़ा सा गुस्सा होकर उससे जवाब दिया कि वो ब्लैक हॉक जाने की सोच रहा है। लड़की का नाम था रूही चौहान और वो ब्लैक हॉक की स्टूडेंट थी। रूही चौहान ने अपने गेम में काफी तेज स्पीड से खेला, और जब नितिन राम ने पूछा कि ये गेम क्या है, तो उसने थोड़ा चैलेंज देना शुरू किया। अगर तुम मुझे हरा डोज तो मैं तुमसे डेट पार चलूंगी। रूही चौहान ने अपनी बात रखी। नितिन राम को लगा कि ये एक जबरदस्त डील है और उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। रूही चौहान को लगा कि ये लड़का रुकी है और वो जीत जाएगी, क्योंकि वो ब्लैक हॉक की हैंड ऑफ गॉड सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी। गेम खेलते वक्त नितिन राम ने रूही चौहान से पूछा, क्या मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर सकता हूं? रूही चौहान ने सोचा कि एक नया प्लेयर इतना सीखने में लंबे टाइम तक टाइम वेस्ट करेगा, तो उसने हाँ कह दिया। नितिन राम ने गेम को समझना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो उसके ट्रिक्स को समझने लगा। उसने थोड़ा प्रैक्टिस किया और लास्ट में गेम को जीत भी लिया। FIR उसने रूही चौहान को बताया कि वो रेडी है और अपना आईडी दिया, विने गर्लफ्रेंड। रूही चौहान ने नितिन राम का गेम रिकॉर्ड देखा और देखा कि वो अब तक 5 गेम्स हार चुका था। फिर भी उसने गेम रूम क्रिएट किया और नितिन राम को इनवाइट किया। जैसे हाई गेम स्टार्ट हुआ, नितिन राम ने रूही चौहान के हर मूव को काउंटर किया। जब रूही चौहान ने एक स्पॉट पे अपनी उंगली रखी, नितिन राम ने उससे पहले हाई स्पॉट को हिट कर दिया। रूही चौहान ने सोचा कि शायद ये लक का खेल था, लेकिन जब ऐसे 4 बार हुआ और वो हर बार स्पॉट लूज कर गई, तो वो गुस्सा हो गई। रूही चौहान को लगा कि नितिन राम ने कोई चीट डिवाइस यूज किया है। उसने अपने दिमाग में सोचा कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंसान इतना एक्यूरेट हो, स्पेशली जब वो अभी तक ब्लैक हॉक का स्टूडेंट भी नहीं था। उसने रियलाइज किया कि शायद नितिन राम ने किसी हैकर का चीटिंग डिवाइस यूज किया हो, जो अपोनेंट को पॉइंट्स लेने से रोक लेता हो।
रूही चौहान को लगा कि ये सब कुछ वैसे नहीं हो सकता, लेकिन वो इतना गुस्सा हो गई थी कि उससे ये लगने लगा कि कोई हैकिंग डिवाइस जरूर उसे हो रहा था। चैप्टर 116 एडमिशन। नितिन राम ने अपनी जीत पर खुशी से मुस्कुराते हुए रूही चौहान के पास जाकर कहा, सिस्टर, तो मैंने जीत लिया ना? नए स्कूल में आके एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिलना नितिन राम के लिए काफी प्राउड मोमेंट था। रूही चौहान ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने चीट किया, इसलिए ये काउंट नहीं होता। चीट? नितिन राम थोड़ा शॉक हो गया। अब बैंड मैट कर। तुमने मेरे सब पॉइंट्स ब्लॉक किए और वो सब फेक लगा। अगर तुमने चीट डिवाइस नहीं उसे किया होता, तो ऐसे कैसे हो सकता था? रूही चौहान ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैं समझ गई हूं कि तुम कितने नीच इंसान हो। नितिन राम ने अपने हाथ फैलाकर बोला, मुझे नहीं पता चीट डिवाइस क्या होता है। अभी भी उड़ से प्रिटेंड कर रहे हो? रूही चौहान को पूरी तरह से लग गया था कि नितिन राम ने चीट किया था। तुम्हें अगर मेरे पर भरोसा नहीं है, तो हम एक और मैच कर सकते हैं, नितिन राम ने कहा। चीट डिवाइस के साथ तुम चाहे जितना भी खेल लो, रिजल्ट वही होगा। रूही चौहान ने अपने होंठों को घुमाकर कहा, मुझे लगता है तुमने चीट किया है। नितिन राम थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ और बोला, मेरा कम लिंक यहाँ है, तुम देख सकती हो कि क्या मेरे पास कोई चीट डिवाइस है। मैं नहीं समझती कि ये कैसे काम करता है और तुमने डिवाइस कहाँ छुपा रखा है। रूही चौहान काफी गुस्सा हो गई थी। उससे लग रहा था कि नितिन राम ने जो कुछ किया था, वो चीट करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। उसका रिएक्शन और प्रेडिक्शन काफी एक्यूरेट था और वो सोच रही थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान इतना अच्छा कैसे कर सकता है। नितिन राम ने अपने आप को सही साबित करने के लिए बोला, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मियाँ पर भरोसा करने के लिए क्या जरूरी होगा? रूही चौहान ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, जब हम ब्लैक हॉक पहुंचकर एक मैच खेल सकते हैं प्रोफेशनल इक्विपमेंट पा, अगर तुम एफआईआर भी जीत गए, तो मैं मान लूंगी कि तुमने चीट नहीं किया और अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। ठीक है, नितिन राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हें अपना नाम बताना होगा। रूही चौहान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रूही चौहान है, और अगर तुम्हें पता करना हो तो किसी से भी पूछ सकते हो। खूबसूरत नाम है, नितिन राम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अगर तुम ब्लैक हॉक में एडमिशन लेना चाहते हो और मुझसे मैच करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें एडमिशन लेना होगा, रूही चौहान ने सोचा, और कोई भी नमूना ब्लैक हॉक में नहीं आ सकता। नितिन राम ने इस बात को ज्यादा नहीं लिया और अपनी सीट पे जाकर गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। उसने रूही चौहान को चैलेंज सिर्फ मजाक के लिए दिया था, इसलिए उसका ज्यादा फोकस जीत पर नहीं था। वो बस मजेदार लगा था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। रूही चौहान को लगा कि वो एक ऐसे लड़के से बात कर रही थी, जो बस गेम खेलने में इंटरेस्टेड था और ऐसे सीरियस नहीं था। इसलिए वो अपने लॉन्च में जाकर रेस्ट करने गई। नितिन राम ने गेम खेलते हुए अपना वक्त पास किया और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब रूही चौहान ने उससे फिर से स्टे किया और प्राइवेट लग्जरी एयरक्राफ्ट में चली गई। उसने अपनी बुकिंग की और होटल चेक इन कर लिया जो श्रेया मिश्रा ने अरेंज की थी, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेडी हो गया। मिलिट्री स्कूल्स में आजकल जो प्रोसेस होता है, उसमें हर कोई जो क्वालिफाई करता है, वो एडमिशन ले सकता है। नितिन राम के पास अपने टैलेंट के साथ अपना एडमिशन पास करने का चांस था। लेकिन श्रेया मिश्रा की रिकमेंडेशन से उसको स्पेशल एनरोलमेंट का बेनिफिट मिल गया था, जो थोड़े कम स्टैंडर्ड्स पार होता था। इसके लिए उसको आर्चरी में थोड़ा अच्छा होना पड़ता था। नितिन राम ने आर्चरी को अपने लिए इतना एडजस्ट किया कि बस स्पेशल एनरोलमेंट स्टैंडर्ड तक काफी था। उसका परफॉर्मेंस टॉप 10 में था, जो इस एरा में काफी यूनिक था, क्योंकि आर्चरी काफी कम लोग सीखते हैं। नितिन राम को ब्लैक हॉक में स्पेशल एनरोलमेंट के थ्रू एडमिशन मिल गया। उसने अपनी मां को इन्फॉर्म किया, जिसे वो काफी खुश हुई और थोड़ी रो पड़ी। मेरा बेटा फेमस स्कूल में एडमिशन ले चुका है, वो अपनी आंसुओं में बोली। नितिन राम ने अपनी मां से बात करके श्रेया मिश्रा को कॉल किया। श्रेया मिश्रा ने कैजुअली कहा, कांग्रेट्स, तुम्हें स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए मैंने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी है। अब से तुम मेरे लड़के हो। स्टेशन मास्टर, स्क्वाड क्या करता है? नितिन राम ने क्यूरियस होके पूछा। बेबी सिट, श्रेया मिश्रा ने थोड़ी फनी वॉइस में जवाब दिया। बेबी सिट? नितिन राम ने शॉक होकर कहा। हमारे स्क्वाड का काम कुछ स्पेशल बच्चों का ध्यान रखना है,
जैसे गौरव और विपिन। हम उन्हें गॉड्स सेंचुरी में देखभाल कर रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं, जैसे कि एस क्लास लाइसेंसेस जो सेंट हॉल से मिलते हैं, जो खरीद नहीं जा सकते, श्रेया मिश्रा ने डिटेल में समझाया। और मेरी फैमिली? नितिन राम ने सबसे जरूरी सवाल किया। रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी माँ और बहन मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंडर आ जाएंगे। अगर तुम ग्रैंड मास्टर के बाप को मारना दो या उसकी वाइफ से शादी ना कर लो, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, श्रेया मिश्रा ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। अगर वो डेस्परेट हो गया तो? नितिन राम ने पूछा। वो डरेगा नहीं, श्रेया मिश्रा ने कैजुअली जवाब दिया। *** चैप्टर 117। नितिन राम ने एडमिशन के तमाम प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन वो स्कूल डायरेक्टली नहीं गया। उसे स्टील आर्मर शेल्टर वापस जाना था स्कूल के सेशन स्टार्ट होने से पहले। अगर वो लेट होता, तो इतना लंबा फ्री टाइम कभी नहीं मिलता। उसे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्ट लेना पड़ता और वो हाफ महीने या उससे ज्यादा गॉड्स सैंक्चुअरी में नहीं रह सकता था। नितिन राम ने जीसंत सिंह से कॉन्टैक्ट किया और उससे पूछा कि वो कौन सा राउट फॉलो करके ग्लोरी शेल्टर से स्टील आर्मर शेल्टर आया था। FIR नितिन राम ने अपने स्काईनेट का भी रिसर्च किया। क्योंकि ग्लोरी शेल्टर स्टील आर्मर शेल्टर के बिल्कुल पास है, काफी लोग इस राउट को ट्रैवल करते हैं। नितिन राम ने अपने एक्सपीरियंस और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को उसे करके क्विकली समझ लिया था कि किस तरीके से वो स्टील आर्मर शेल्टर वापस जा सकता है। ये राउट दूसरों के लिए काफी डेंजरस था, लेकिन नितिन राम के लिए ये ठीक था। उसने अपनी जजमेंट से ये कंक्लूड किया कि सबसे मुश्किल हिस्सा डार्क स्वैम्प का होगा, लेकिन वो उस एरिया से फेमिलियर था और वो उससे फ्लाई कर सकता था। तभी जीसंत सिंह ने नितिन राम से एक फेवर मांगा। नितिन, तू अभी भी ग्लोरी शेल्टर में है ना? तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मैं तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, क्या तुम ग्लोरी शेल्टर से कुछ जडेशियल बीस्ट सोल्स ले आओगे? जीसंत सिंह ने पूछा। ये क्या होता है? नितिन राम ने पूछा। ये एक प्रिमिटिव बीस्ट सोल आर्मर है, जो ग्लोरी शेल्टर में काफी कॉमन है। स्टील आर्मर शेल्टर में ऐसे बीस्ट सोल आर्मर्स बहुत लिमिटेड है। मेरा एस्टिमेट है कि तुम्हें एक जडेशियल बीस्ट सोल 100,000 से कम में मिल जाएगा और तुम IC 200,000 तक बेच सकते हो, जीसंत सिंह ने एक्साइटेड होकर कहा। नितिन, मैं पैसे दे दूंगा और तुम मेहनत करो। प्रॉफिट को हम दोनों बांट लेंगे, 50-50। ठीक है, ये डील हो गई। पैसे पहले भेजना, क्योंकि मुझे अभी अपने अकाउंट में 10,000 भी नहीं है, नितिन राम ने सच बोलते हुए कहा, क्योंकि उसके पास अपनी ट्यूशन और फीस भरने के बाद 10,000 से कम पैसे बचे थे। हाँ, मैं टोरेंट भेज रहा हूँ। एक्चुअली, ग्लोरी शेल्टर में और भी आची चीज़ें हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा, जीसंत सिंह ने कहा। अगली बार। अभी मुझे जल्दी स्टील आर्मर शेल्टर वापस जाना है, वरना मिलिट्री स्कूल का सेशन शुरू हो जाएगा और मैं एब्सेंट नहीं रह सकता, नितिन राम ने कहा। नितिन, मैंने इतनी मेहनत की तुम्हें ढूंढने के लिए और अब तुम मिलिट्री स्कूल जा रहे हो? मुझे भी तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, जीसंत सिंह ने गुस्से में कहा। क्यों अपने आप को इतना मुश्किल में डाल रहे हो? तुम्हारे फैमिली के पास इतनी रिसोर्सेज और कनेक्शंस है, तुम्हें फ्रंट पा जाना की जरूरत नहीं, नितिन राम ने पॉज लेकर कहा, और वैसे भी एनरोलमेंट अभी ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। ठीक है, मैंने सोचा था लेकिन मैं पैसे भेज रहा हूं, जीसंत सिंह थोड़ा उदास हो गया। जल्द ही नितिन राम को जीसंत सिंह से पैसे मिल गए, जो कि 20 मिलियन था। अगर एक बीस्ट सोल 100,000 में मिलता, तो वो 200 बीस्ट सोल्स ले सकता था। हालांकि जडेशियल बीस्ट सोल एक कॉमन प्रिमिटिव बीस्ट सोल था, लेकिन 200 बीस्ट सोल्स लेना मुश्किल था। नितिन राम ने सोचा कि एक दिन में 100 बीस्ट सोल्स ले आना काफी होगा, और उससे ये प्रोसेस एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा स्मूथ गया। ग्लोरी शेल्टर में वैसे भी जडेशियल बीस्ट सोल्स काफी थे। पहले तो उसको 50,000 या 60,000 में बीस्ट सोल्स मिल रहे थे, लेकिन बाद में 80,000 तक भी प्राइस गया। नितिन राम ने एक दिन में 187 जडेशियल बीस्ट सोल्स खरीद लिए, जो एक अनबिलीवेबल नंबर था। अगर उसके पास और टाइम होता, तो वो और टाइम स्पेंड करता ग्लोरी शेल्टर में। अगर इस बार वो सक्सेसफुली वापस आया, तो वो फिर से यहां आएगा।
उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और फाइनली स्टील आर्मो शेल्टर के बीच का सफ़र शुरू किया। ये सफ़र काफ़ी अनइवेंटफुल रहा। जैसे उसने सोचा था, दोनों शेल्टर्स डार्क स्वैम्प के बिल्कुल पास थे और उनके पाथ्स भी काफ़ी सेफ था। सबसे डेंजरस हिस्सा डार्क स्वैम्प का था, लेकिन नितिन राम को उस स्वैम्प से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस का उसे करके डायरेक्शन सही तरह से डिसाइड किया। कुछ दिन बाद उसने फैमिलियर ब्लैक स्टिंगर फॉरेस्ट देखा। उसके बाद सफ़र और आसान हो गया। नितिन राम ने सिर्फ 16 दिन में स्टील आर्मो शेल्टर वापस पहुंचकर डीप साई ऑफ रिलीफ ली। अगर म्यूटेंट बीस्ट सोल माउंट फिस्ट गाय ना होता, तो वो इस सफ़र को मंथ भर भी कंप्लीट नहीं कर पाता। असमाउंट की स्पीड ने नितिन राम की मदद की थी। नितिन, तुमने कैसे ये कमल कर दिया? सिर्फ आधा महीना लगा कि तुम ग्लोरी शेल्टर से स्टील आर्मो शेल्टर वापस आ गए? जीसंत सिंह ने आंखें फैलाकर कहा। ये लो बीस्ट सोल्स। तुम बेच लो जो चाहो। नितिन राम ने अपने सारे बीस्ट सोल्स जीसंत सिंह को ट्रांसफर कर दिए। हालांकि नितिन राम ने सिर्फ आधा महीना सफ़र में गुजारा था, वो बिल्कुल थक चुका था। वो थोड़ा जेड स्किन प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह से थक गया था। उससे बस एक लंबी नींद की जरूरत थी। नितिन राम ने अपनी रूम में बेड पर गिरकर 2 दिन की पूरी नींद ले ली। जब वो उठने लगा, तो उसका पूरा शरीर थोड़ा टूट गया था, लेकिन उसने जेड स्किन में कुछ प्रोग्रेस भी की थी। उसके आंखों के सामने वो श्रीकी बीस्ट था, जिसे वो फीड कर रहा था। उसका काला फर अब शाइनी और स्मूथ हो गया था, और वो पहले से 2 गुना बड़ा हो गया था। ये श्रीकी बीस्ट फाइनली सेक्रेड ब्लड क्रीचर बन गया। नितिन राम का चेहरा खुशी से चमक गया। उसने अपनी डगर उठाई और बीस्ट को मारकर खाना चाहा, क्योंकि अब वो थोड़ा ज्यादा ताक और भूखा महसूस कर रहा था। Chapter 118, Fairy Queen Beast Soul. Nitin Ram was in a relaxed mood after devouring the sacred blood Shriki beast meat. His stomach was full, and he felt an intense satisfaction as he lay down on the ground, still feeling the warmth spreading through his body. The sacred blood meat had not only filled his stomach but also helped him gain sacred geno points, 5 in total, bringing his count to 34 sacred geno points in just half a year. This was an impressive feat that no one would believe if he told them. Nitin Ram then bought a primitive creature the size of a chicken and fed it a black crystal, which was a part of his plans for further growth. While doing this, his mind was focused on his next goal, claiming the beast soul reward he had earned from the contest. The prospect of gaining a sacred blood beast soul, something many people only dreamed of, excited him. When the clock struck midnight and the martial ring was empty, Nitin Ram quietly entered the ring, where only he had access before the next contest. Standing in front of the sacred stele, Nitin Ram placed his palm on it, and the images of various beast souls began flashing rapidly across the stele. After a while, the images slowed down and finally froze on one specific beast soul. What appeared before Nitin Ram was a stunning blonde woman with hourglass curves, dressed in a red-fitting armor, wearing a ruby crown, and having scarlet pupils. She smiled seductively at Nitin Ram, almost taking his soul with her gaze. Then, as if she were a shadow, she entered his mind and the voice echoed, Asterisk, Sacred Blood Beast Soul Fairy Queen gained. Asterisk. Nitin Ram was ecstatic and immediately checked the details of his newly acquired beast soul. The Fairy Queen Beast Soul was a shape-shifting type, something Nitin Ram had been hoping for. Shape-shifting beast souls were the most expensive and coveted, especially humanoid ones. Although the Fairy Queen Beast Soul could not be summoned as a standalone entity, it could be integrated into Nitin Ram's body, offering him immense power. He wasted no time in summoning the Fairy Queen Beast Soul. Instantly, his body was enveloped in red armor, a ruby crown appeared on his head, his dark hair turned blonde, and his pupils became scarlet. Nitin Ram now resembled a male version of the Fairy Queen. With this transformation, he noticed a significant increase in his fitness levels. His strength, speed, and abilities were all enhanced, though not as dramatically as with the Bloody Slayer. However, the Fairy Queen Beast Soul balanced out all his attributes, and Nitin Ram's eyesight became incredibly sharp, enabling him to see far and detect fine details, even from a distance. The Fairy Queen Beast Soul also came with a suit of armor,
though it wasn't as strong as the Black Beetle armor. Still, it was powerful enough to rival top mutant armor beast souls. While Nitin Ram could not use the Bloody Slayer or Black Beetle armor when using the Fairy Queen, he was pleased with the armor and enhancements the Fairy Queen provided. What thrilled Nitin Ram the most was that he could use the Fairy Queen beast soul while maintaining his real identity. There was no need to revert to his identity to use the Bloody Slayer and Black Beetle armor anymore. He could now use a powerful beast soul while staying incognito. Nitin Ram couldn't help but dream of the Fairy Queen possessing wings, which would have made the transformation even more perfect. However, he pushed those thoughts aside for now. Excited about his new power, Nitin Ram left the martial ring and prepared for the next chapter of his life, school. The day after tomorrow was the first day of school at Blackhawk, a military school that followed strict military standards. Once enrolled, students were not allowed to leave the school except for holidays or special occasion. Each student would be assigned a room, but to promote teamwork and unity, 4 students would share a room. When Nitin Ram arrived at the dormitory, he was the last one to check in. His 3 roommates had already moved in and were eagerly waiting for him. As Nitin Ram entered the room, they surrounded him playfully, eager to get to know him better. One of the roommates, a tall man who appeared to be over 6 feet tall and muscular, jokingly proposed that they should elect the oldest member as their leader, claiming that wisdom comes with age. The others, however, were a bit skeptical about his suggestion. Chapter 119, Ruhi Chauhan. Blackhawk Military School had a unique way of fostering team spirit among its students. The students were divided into rooms, and the leader of each room had significant influence on the decisions made within it. This was the reason why every one of Nitin Ram's roommates was trying to become the leader. Arun, your idea doesn't make sense. Age doesn't mean anything. A leader should be intelligent enough to bring the best outcomes for the team. My IQ is 167, how about yours? Said Raj, a gentle and delicate teenager with a clever sparkle in his eyes. Arun, the big, muscular man, retorted, that's not true either. IQ doesn't matter. The most important thing for a leader is EQ. Many with high IQ are completely useless in real-life situations. Do you think someone like that should be our leader? His words made Raj bristle, and he was about to argue when he noticed she raising his massive arm, making him think twice. Rohit, another one of their roommates, jumped in to calm things down, saying, we are all from the archery department, so let's decide the leader through archery. Whoever gets the highest score should be our leader, so we can set a goal together. Arun and Raj turned to Nitin Ram, seeking his opinion. What do you think, new guy? They asked. Nitin Ram, feeling it was necessary to express his opinion, replied, I agree with Chang. Since we are all archers, the best archer should be our leader. With that, the decision was made. Rohit smiled and said, 2 votes for me, 1 for you, and 1 for me. We will shoot 10 arrows each, and the one who gets the highest score will be the leader. The 4 roommates headed to the training hall, where the archery competition began. Rohit, with his big eyes and bushy eyebrows, proved to be the best, hitting the bullseye every time. Raj came second, Nitin Ram third, and Arun, despite his large size and strength, came fourth. Nitin Ram, not wanting to stand out too much, was content with third place, not too high nor too low. The next 3 months at Blackhawk were the toughest. The students had to attend collective training and lectures, learning not only archery but also skills like using firearms, operating warframes, and driving aircrafts. The school provided state-of-the-art equipment, much better than the standard compulsory education system, and Nitin Ram absorbed all this new knowledge like a sponge. 3 months later, all 4 roommates passed their comprehensive assessments and were officially Blackhawk students. Alongside their mandatory courses, they could now choose electives, and they had some freedom, as long as they passed the semi-annual assessment. Failing twice in the same course would result in expulsion. The campus also had a teleport station allowing students to go to God's sanctuary whenever they wished, with minimal restrictions. To celebrate their success in passing the assessments, the 4 roommates went to the cafeteria to order food and drink.
As they were enjoying their meal, a holographic image in the cafeteria shifted to a game of asterisk Hand of God star. Suddenly, Arun yelled, "Ruhi Chauhan!" The others turned to look at the screen. Raj and Rohit were also mesmerized by the image of the girl in the hologram. Nitin Ram was curious but also vaguely reminded of the agreement he had with his roommates on the way to the cafeteria. He had forgotten about it in the excitement of the day. "Are you serious?" "You don't know Ruhi Chauhan," Arun said with a grin. "She's our campus Bele. She's a junior, with a sweet face, a seductive figure, fair skin, and a 36D bust. Not to mention, she's the president of the Hand of God Society and one of the top 5 players in the game at our school. She's the goddess of beauty and brains. So many guys have tried to approach her, but no one has succeeded." Nitin Ram was curious. "Why hasn't anyone succeeded?" Arun explained, "Her family is influential in the military, so regular families don't stand a chance." Raj added with a smirk, "Even if her family were fine with it, Ruhi Chauhan won't go out with you." Arun didn't back down. "As if she would go out with you," he teased. Rohit, full of confidence, suggested, "There's always hope if you aim for a goal. Since Ruhi Chauhan is the president of the Hand of God Society, why don't we join that society and show her our potential? Maybe she'll notice us." Arun and Raj agreed enthusiastically. "Great idea. Let's do it. We'll apply to join the Hand of God Society right now," they both said. Before Nitin Ram could finish his meal, the 3 of them dragged him to the Hand of God Society. When they arrived, they were taken aback by the massive line of people waiting to apply, almost extending out of the school gate. Arun, always the one with a bold idea, laughed and said, "I think we are so handsome that Ruhi Chauhan will come to us. We don't need to chase her all day long." Raj agreed, "We are from the archery department. We should be in an archery society, not waste our time here." Nitin Ram, noticing how long the line was, quickly nodded in agreement. "I agree. Waiting in line all day would be a waste of time." However, Rohit was determined. "Come on. A real man never quits," he said as he dragged them all into the line. Just as Nitin Ram was about to protest, his comlink rang, and he saw that the call was from Arun Khurd. *** Chapter 120, My girlfriend is Ruhi Chauhan ***. Brother, do you still want that sacred blood bow? I haven't been able to reach you and Fist Guy has already entered Second God's sanctuary. Nitin Ram picked up the call, and immediately heard Arun Khurd's frustration. Nitin Ram smacked his forehead and replied, "I'm sorry, I was in military training and couldn't use my comlink. I completely forgot about this. Is the bow still available?" "Yes, Fist Guy gave it to Thumb, but..." Arun Khurd trailed off. "But what?" Nitin Ram asked, eager to know more. "I need to ask you something and you have to tell me the truth. Did you get the beast soul of that scaled armadillo? Are you willing to exchange it?" Arun Khurd questioned. Nitin Ram hesitated for a moment before answering, "Yes, I have it." "Do they want to trade it for the bow?" "What kind of beast soul is it?" Arun Khurd inquired. "A big round shield with spikes," Nitin Ram replied. "Haha, that will do. If you want to trade, I'll contact Thumb, and you two can meet and sort it out," Arun Khurd said with a laugh. "Please, contact him," Nitin Ram responded. He wasn't one to rely on brute force, so the shield wasn't much use to him. If he could trade it for a bow, that would be perfect. "Okay, I'll get back to you." After hanging up, Nitin Ram glanced at his roommates, Raj and Arun, who were still in the line at the school, and headed to the teleport station. The creature he'd been feeding before military training had likely evolved into a sacred blood creature by now, and he expected it to provide valuable nutrients for him. Before Nitin Ram reached the teleport station, Arun Khurd called again, asking if he had time to meet Thumb right away. Nitin Ram made his way to God's sanctuary, knowing the time and place for the meeting. "Good shield, it really is a masterpiece," Thumb said, caressing the shield as though it were a treasure.
The bow is also a great find, Nitin Ram remarked, holding the large black horn bow, clearly impressed. How shall we trade? Thumb asked eagerly. One priceless item for another, Nitin Ram replied. Great minds think alike, Thumb said, giving Nitin Ram a thumbs up with a cheerful smile. Brother Thumb, I hope you'll be unstoppable everywhere you go with this shield, Nitin Ram joked. Thumb wielded the spiked shield and replied, and brother Ha, I hope you'll be invincible with this bow. The two exchanged smiles, stowing their treasures away, both satisfied with the transaction. Nitin Ram returned to his room in the shelter and started experimenting with the horn bow. The bow was the beast soul of a magic horned snake. Its effective range was nearly 6,000 feet, and that was not even the maximum range. The strength required to draw the string was less than that of Doomsday, making it an archer's dream. Nitin Ram even believed that with the eyesight of the Fairy Queen, he could shoot a fly dead from 6,000 feet away. A good horse deserves a good saddle. If I could get a Sacred Blood Beast Soul arrow, that would be perfect, Nitin Ram mused, gently stroking the curves of the magic-horned snake bow. However, Sacred Blood Beast Soul arrows were hard to come by. Luckily, the cloud beast Nitin Ram had been feeding had evolved into a sacred blood creature, so he decided to cook a stew from it. His cooking skills, unfortunately, weren't great, and though the stew tasted fine, he was getting tired of eating the same dish over and over again. Still, the voice telling him he was gaining sacred Geno points made him feel excited. In the end, the Sacred Blood Cloud Beast contributed 5 more sacred Geno points, bringing Nitin Ram's total to 39. Since Shreya Misra knew Nitin Ram's schedule would be tight, he didn't visit him, leaving Nitin Ram with some time to relax. That night, Nitin Ram returned to his dorm and found his roommates playing Hand of God. When Arun saw him, he ran over and threw an arm around Nitin Ram's shoulder, grinning, "Nitin, we are playing Hand of God. Join us. Good brothers should share everything." Raj scoffed, "Your skills are so bad that even if he joins, he'll beat you." "Cut it out. You only won twice, and that's because I wasn't paying attention. When I get serious, you'll lose badly." Arun grinned at Nitin Ram. "Nitin, play with me. You've got nothing to do anyway. Practice with me." "Okay, on Skynet." Nitin Ram smiled. "Our school has a special BattleNet for Hand of God. You can register and add me." "My ID is Optimus Prime," Arun said while carefully teaching Nitin Ram how to register. Nitin Ram registered a BattleNet account and named his ID, "My girlfriend is Jianran." Arun saw the ID and exclaimed, "S**Hashti, Nitin, your ID's got some swag." Raj took a quick glance and smirked, "Nitin, you're asking for trouble with that ID. All the players consider Ruhi Chauhan their goddess." Rohit looked at it and clapped Nitin Ram on the shoulder. "I like it. You've got some ambition. All right, enough chatting. Let me beat you." "No. Let's practice," Arun said excitedly, quickly correcting himself. "Coming." Nitin Ram accepted the invitation and entered the game. Arun chose the difficulty and started the match. After the countdown ended, the game began. Raj and Rohit were uninterested and found other opponents online to play with. Arun, who had been losing to Rohit and Raj all afternoon, was eager to regain some confidence by playing with Nitin Ram. He thought he should take it easy on Nitin Ram during the first round, so Nitin Ram wouldn't give up too soon. If he let Nitin Ram win by a small margin, Nitin Ram would likely play more rounds, and Arun could satisfy his craving for practice. Dash.